स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए हम लोग जान लेते हैं, पर उससे पहले बता देती हूँ यहाँ पर जो छात्र हमारे ऑनलाइन पर पढ़ना चाहते हैं या कहें हमारे लाइव क्लास लेना चाहते हैं या हमारे रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के हिसाब से, तो वो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है निधि एकेडमी। यहाँ पर आपको लाइव बैच मिल जाएंगे, कंप्लीट बैच मिल जाएगा। यहाँ से आप किताबें भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, फ्री भी है पेड भी है, दोनों तरीके से हैं। और YouTube PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ से जाकर डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये क्लासेस अगर लगातार आपको देखनी भी हैं तो ये क्लासेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी इसी ऐप पर। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अपनी क्लास हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्रिया के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। हमने इससे पहले की जो सीरीज़ थी उसमें पद के भेद में सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा के बाद हमने संज्ञा का लिंग, वचन और कारक पढ़ा। उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा और सर्वनाम के बाद हम लोग सर्वनाम के बाद हम लोगों ने फिर से विशेषण पढ़ा और विशेषण खत्म हो जाने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो चलिए हम लोग क्रिया के बारे में जानते हैं। जब हम क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमें ये महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो उन्हें हम क्रिया के अंदर ही रखते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर देखें, उदाहरण के तौर पर हमने लिखा जैसे खेलना, जैसे खेलना, जैसे दौड़ना, जैसे जाना, जैसे आना, जैसे पढ़ना आदि। ये सब हमारे क्या हैं? क्रिया हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शब्द के पीछे ना लगा होता है या ना लगने की संभावना होती है। अगर ऐसे देखें तो इस तरह से नहीं, हमें ऐसे समझना है कि वे शब्द जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी काम के होने का, कि यहाँ कुछ काम हो रहा है। जैसे हमने कहा खेलना, तो यहाँ पे खेल रहे हैं, भले ये काम ना हो लेकिन खेलना वो क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है कुछ, ठीक है। जैसे दौड़ना, तो क्या कर रहे हैं? पैर आगे दौड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जाना, आना, पढ़ना, इन सब से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इसके साथ एक शब्द आता है धातु। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यहाँ से प्रश्न। आपसे कहा जाएगा कि ऑप्शन देकर निम्न में से धातु शब्द बताइए या धातु पद को बताइए। तो धातु क्या होता है? धातु को हम समझते हैं क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, यानी क्रिया जिस रूप में जन्म ले रही है उसे हम धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। हमें कह सकते हैं कि संस्कृत में क्रिया को धातु ही कहा जाता है, लेकिन हम जब धातु में कोई प्रत्यय लगाकर उसे आगे बनाते हैं तो हिंदी में वो क्रिया कहलाता है। और किसी भी धातु पद में हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे भी हमारा वो जो पद है वो क्या बनता है? क्रिया बन जाता है। अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि इन शब्दों में किस शब्द में धातु है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमने ये क्रियापद लिखे हैं, इन क्रियापद का ही आप ना प्रत्यय को हटा देंगे तो वो ही उसकी क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। जैसे खेलना है, खेलना की धातु क्या होगी? खेल, ठीक है। दौड़ना की धातु क्या हो जाएगी? दौड़। जाना की धातु क्या हो जाएगी? जा। आना की धातु क्या हो जाएगी? आ। पढ़ना की धातु क्या हो जाएगी? पढ़, ठीक है। इसी तरह से और भी अगर हमारे शब्द होंगे तो यानी जो उनमें प्रत्यय लगा होता है हम उसे हटा देते हैं और वो हमारे क्या हो जाते हैं? धातु कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के भेद। हमारी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पूछी जाती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोगों के लिए है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं क्रिया के? तो याद रखिएगा, हम जब
क्रिया के भेद की बात करते हैं तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के भेद दिए होते हैं। बहुत सारी किताबों में कुछ अलग टाइप से दिए होते हैं, कुछ किताबों में कुछ अलग टाइप से दिए होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अलग अलग होने के बावजूद भी आपकी सभी परीक्षाओं में सभी प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सारे ही प्रकार के टाइप यहाँ पर एक जगह पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि जब हम क्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो वो क्रिया हमारी दो प्रकार की ही आ जाती है। कौन कौन सी? मूल क्रिया, जिसे हम मौलिक क्रिया कह सकते हैं, मतलब क्रिया का जन्म जिस रूप में हुआ है, हम इसको चाहे तो धातु भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं? धातु कह सकते हैं। और दूसरा रूप होता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जो किसी प्रत्यय के लगने से बनती है, संज्ञा सर्वनाम से बनती है, या कोई परिवर्तन करके बनाई जाती है, या दो शब्दों से मिलकर दो अलग अलग क्रियाओं को मिलाकर हम और क्रिया बनाते हैं, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? यौगिक क्रिया कहलाती है। और जो हम भेद पढ़ने जा रहे हैं वो यौगिक क्रिया के अंदर ही पढ़ने जा रहे हैं। जब हम यौगिक क्रिया के भेद करते हैं तो हम इन्हें 3 आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, हमारी कोई भी क्रिया जो है उसको हम 3 आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार हमारा आता है कर्म के आधार पर, यानी हम क्रिया को कर्म के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगर हम फिर से दोबारा सारी क्रियाओं को देखें तो हम दूसरा आधार लेते हैं अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांट देते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा आधार हम अन्य क्रियाएं मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो इन सबसे अलग भी होती हैं, उसमें हम इनको बांट देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो अन्य क्रियाएं हैं ये कई प्रकार की हो जाती हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है हम इसे जानेंगे। अन्य क्रिया में ही संयुक्त क्रिया आती है। संयुक्त क्रिया किन्हीं 2 क्रियाओं को मिलाकर, कम से कम 2 क्रियाओं को मिलाकर हम संयुक्त क्रिया बनाते हैं। इसी में हम देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है हमें ये भी जानना है। और फिर इसी के आधार पर हम देखते हैं कालवाचक। और कालवाचक का मतलब होता है वो क्रिया जिस क्रिया के रूप से हमें क्रिया के समय का पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है, यानी काल, जिसे हम काल के नाम से जानते हैं। वो भी क्या है? क्रिया का अपने आप में भाग है, अपने आप में हिस्सा है, या उसका भेद है। तो हम इसी आधार पर इस क्रिया को पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमारी परीक्षा में आता है और हमारे छात्रों को बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा कहती है सकर्मक क्रिया के लिए कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। हमारे किताबों में ये परिभाषा दी होती है और उदाहरण दे दिया जाता है। हमें ये ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये क्रिया कि हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे इसको समझें। जैसे सकर्मक की परिभाषा क्या कहती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक। और अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या कहती है? कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वो क्या हो जाती है? अकर्मक। अब हमें उदाहरण भी मिल जाता है। जैसे उदाहरण दिया, अमन संतरा खाता है, तो यहाँ पर खाता है ये कौन सी क्रिया हो गई? ये सकर्मक हो गई। हमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे हमने कहा घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ पर दौड़ रहा है, ये क्या हो गई? अकर्मक हो गई। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि प्रभाव कैसे पड़ रहा है, कैसे तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कैसे तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती और कई बार हम इस चीज़ को रट लेते हैं और जब कभी हमारी परीक्षा में पूछा जाता है तो हमसे कुछ भी समझ में नहीं आता और हमारे लिए बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है कि ये सकर्मक और अकर्मक बहुत मुश्किल है। अक्सर हमारे छात्र कहते हैं। ध्यान रखिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? तो समझो, इन्हें छोड़ो, ये परिभाषाएं इन सारी चीज़ों को छोड़ो। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चीज़ समझते हैं। क्या चीज़ समझते हैं? हमारे पास 2 शब्द हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो हम इन्हीं के बारे में, इनमें अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो अब मुझे बताइए सबसे पहले कि इन दोनों में अंतर क्या है या इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज़ है कर्मक और कर्मक, यानी कर्म हम ये कह सकते हैं। अब इन दोनों का पहले मतलब समझ लो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
ये जो स है, इस स का मतलब होता है साथ, ठीक है, और इस अ का मतलब होता है नहीं। आपको पता है ना इसका मतलब क्या है? कर्म। यहां पर इसका मतलब क्या है? कर्म। तो कोई मुद्दा समझ में आया आपको? सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म साथ है। सकर्मक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कर्म साथ है। और अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, वो क्रिया जो अपने साथ कर्म लेती है क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और वो क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लेती, वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। बस इतनी बात समझ लीजिए। जो परिभाषा देती है, जो हमारी किताब में परिभाषा लिखी हुई है, वो परिभाषा थोड़ी ऐसी है, उसका भी कहना यही है, लेकिन वो थोड़ा बदल के कह रही है। अब यहाँ पर बात को समझना, आपकी समझ में ये बात आ गई कि जो क्रिया अपने साथ कर्म लेगी तो वो क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। और जो क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेगी तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी। अब इनकी परिभाषाओं से हम इसको रिलेट करते हैं। जब हम सकर्मक की परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा क्या कहती है कि आपकी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्या कहते हैं? कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब ये जो सकर्मक क्रिया है, ये अपने साथ कर्म ले रही है। जब कर्म आया है तो इस पर प्रभाव होगा। ठीक है, जब कर्म है तो इस पर क्या होगा? इस पर प्रभाव पड़ेगा। और अकर्मक का क्या कहता है? अकर्मक कहता है कि प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्म पर नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो आपको पता है जब अकर्मक अपने साथ कर्म नहीं ले रहा तो यहाँ तो कर्म आएगा ही नहीं, ये तो कर्म है ही नहीं। जब कर्म है ही नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो वो प्रभाव कहाँ पहुंच जाता है? कर्ता पर। वो प्रभाव कहाँ पहुंच जाता है? कर्ता पर। बस यही तो परिभाषा सिखा रही है। और क्या सिखा रही है? आपको अगर पता चल जाए कि वाक्य के अंदर कर्म आया है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। और आपको पता चल जाए कि अगर कर्म नहीं आया तो वाक्य में जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? वो कर्ता पर पड़ेगा। तो बात समझ में आई ये बात? चलो अब फिर से इसकी परिभाषा के साथ, इसके उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी वाक्य में, किसी चीज़ में अगर आपको कर्म की पहचान करनी है तो आपको याद होगा कि मैंने कर्म कारक में आपको कर्म की पहचान के लिए एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक को भी याद रखिए। जब भी हमें कर्म पहचानना है, कर्म के लिए आपको क्या करना होगा? क्रिया के साथ प्रश्न करना होता है। क्रिया के साथ प्रश्न। और क्या प्रश्न करते हैं आप? तो क्रिया के साथ आप प्रश्न करते हैं क्या और किसको से। क्या और किसको, इससे आप प्रश्न करते हैं। यदि आपको उत्तर मिलता है, उत्तर, तो वो क्या होता है? कर्म होता है। बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो ये बेसिक है। और इस बेसिक को समझते हुए अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। तो आते हैं यहाँ पर कर्म के आधार पर सकर्मक सबसे पहले देख रहे हैं। परिभाषा क्या कहती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। अब सकर्मक की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर कर्म साथ में है। कर्म साथ है। जब कर्म साथ है वाक्य के अंदर तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। तो हम पहचान कर लेंगे, प्रश्न कर लेंगे। क्रिया क्या है? खाता। खाता यानी खाने वाली चीज है, खाता नहीं वो जो हम बैंक में खोलते हैं, खाना। ठीक है। अमन संतरा खाता है। तो अमन जब संतरा खाता है तो हम इसे प्रश्न कर सकते हैं, क्या खाता है? क्या खाता है? तो बताइए आपको आंसर मिलेगा कुछ? तो आपको आंसर मिलता है कि संतरा खाता है। तो ये जो संतरा शब्द है ये ही हमारा क्या है? कर्म है। हमें इस वाक्य में क्या मिल गया? कर्म मिल गया। तो हमें पता चल गया कि ये जो खाता हमारी क्रिया है ये क्या है? सकर्मक है। सकर्मक क्रिया।
बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो जब कभी आपके वाक्य में ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे पहचान लेंगे, लेकिन कभी कभी आपकी परीक्षा में ऐसे शब्द लिखे होते हैं, केवल ऐसे ही, और आपसे पूछ लिया जाता है कि लिखना शब्द में बताइए कि सकर्मक है या अकर्मक, पढ़ना में बताइए सकर्मक है या अकर्मक, खेलना में बताइए कि सकर्मक है या अकर्मक, तो दिमाग की घंटी घूम जाती है। ठीक है, बजने लगती है घंटी दिमाग में, क्या बताएं अब इसको, यहाँ तो हम प्रश्न भी नहीं कर सकते। अरे किसने कहा प्रश्न नहीं कर सकते? करो प्रश्न, प्रश्न करो, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है। जब आप यहाँ पर प्रश्न करते हैं तो आपको अंदर से दबी आवाज में एक उत्तर आता है कि लिखना क्या है, पत्र लिखना है, लिखना क्या है, कहानी लिखनी है। ठीक है, लिखना क्या है, उपन्यास लिखना है, या हम और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें क्या आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो उत्तर आ रहे हैं तो इसका मतलब लिखना क्या है, सकर्मक। पढ़ना क्या है, हम कहें क्या पढ़ना है तो कह सकते हैं पत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कहानी पढ़नी है। क्या पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। तो बहुत सारे उत्तर हमारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये उत्तर ले रहा है, जब ये उत्तर ले रहा है तो इसका मतलब इसके साथ कर्म आता है, और कर्म आता है तो मतलब ये क्रिया क्या है, सकर्मक है। खेलना की बात करते हैं, क्या खेलना है, कहते हैं हॉकी, हॉकी खेलना है मुझे। क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है। क्या खेलना है, मुझे लूडो खेलना है, मुझे कैरम बोर्ड खेलना है। कितनी सारी चीज़ें खेलने के लिए हमारे पास होती हैं। तो इससे भी हमारे सामने बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। जब हमारे सामने बहुत सारे उत्तर आते हैं तो हम इस चीज़ को पहचान कर सकते हैं, इस चीज़ की कि खेलना भी हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो बात समझ में आई? अब चाहे वो क्रिया हमारी वाक्य में दी हुई हो, चाहे हमारी वो अकेली दी हुई हो, हम तुरंत पहचान लेंगे कि वो हमारी सकर्मक है या अकर्मक। तो सकर्मक को हम पहचान लेंगे, यानी जो अपने साथ कर्म को खींच कर लेकर आएगी वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब अकर्मक को जान लेते हैं। चलिए, जब अकर्मक की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ने यही कहा है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अब आपको पता है जब वाक्य के अंदर कर्म है ही नहीं तो प्रभाव किस पर पहुंचेगा, प्रभाव तो कर्ता पर पहुंचेगा। तो जैसे वाक्य दिया है बच्चा रात में रोता है, तो हम इससे प्रश्न करेंगे क्या रोता है, क्या रोता है, तो ये चुप हो जाएगा, कहेगा कुछ नहीं रोता। और आप कहेंगे मैम आ रहा है, उत्तर आ रहा है, बच्चा रोता है। अरे तुमको पता है क्या रोता है से बच्चा नहीं आएगा, कौन रोता है से बच्चा आएगा। तो क्या रोता है मतलब ये कहना है, अगर उत्तर इससे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर क्या रोता है से कहकर आप बच्चा उत्तर लेकर आते हैं तो ये प्रभाव डाल रहा है कहाँ पर, यहाँ। और बच्चा क्या है, कर्ता। तो प्रभाव किस पे फेंक रहा है, ये कर्ता पर फेंक रहा है। तो परिभाषा भी तो वही कह रही है कि प्रभाव कहाँ पड़ता है, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो ऐसे भी पहचान लेंगे आप कि क्रिया क्या है हमारी, अकर्मक। किसको रोता है, दूसरा प्रश्न करके देख सकते हैं, इससे भी कोई आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये चुप है, और जब ये चुप है तो ये रोता है, ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात समझ गए? अब जैसे दूसरे में देख लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्रिया है उड़ते हैं। प्रश्न करेंगे क्या उड़ते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे मैम पक्षी उड़ते हैं। अरे नहीं बेटा, गलत हो जाएगा फिर से। क्या उड़ते हैं नहीं, कौन उड़ते हैं से पक्षी आएगा। लेकिन अगर फिर भी आप कहेंगे नहीं मैम मेरा तो क्या उड़ते से पक्षी आ रहा है, तो उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रभाव किस पर फेंक रहा है, पक्षी पर। और आप जानते हैं कि पक्षी इस वाक्य में क्या है, कर्ता। पक्षी कौन है इस वाक्य में, कर्ता।
समझ गए ना? तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि प्रभाव किस पर आ रहा है, कर्ता पर। परिभाषा भी तो यही कह रही है हमारी। हालांकि हमें यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या रोता है, किसको रोता है, इससे हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये क्रिया अपने साथ किसी कर्म को नहीं ले रही, और कर्म को नहीं ले रही तो क्रिया कैसी है? अकर्मक है। समझ गए ना? ठीक, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में खुरापात आ रहा है। आप कहेंगे मैम हमको तो हमारे टीचर ने हमको ये बताया था, ये आकाश में आ रहा है, रात में आ रहा है, ये भी तो कर्म हो सकता है। बहुत सारे छात्र ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे हमने कहा बच्चा रोटी खाता है, 3 शब्द इसमें हो गए, और बच्चा रात में रोता है, तो वहाँ पे रोटी आ रहा है, यहाँ रात आ रहा है, ये भी तो कर्म है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, क्योंकि आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़ लिए हैं और ये आपको में कारक चिन्ह दिख रहा है। आपको ध्यान होगा कि में किसको बताता है? अधिकरण को। अधिकरण समय को बता रहा है। ये रात में, ये समय को दिखा रहा है, ये अधिकरण कारक है, ना कि कर्म। समझ गए? और इसी तरह से आकाश में उड़ते हैं, ये में आकाश अधिकरण को दिखा रहा है। आकाश मतलब स्थान को दिखा रहा है यहाँ पर। तो अधिकरण हमारा समय और स्थान को बताता है, तो गलती नहीं करना है। आकाश यहाँ पर क्या है? हमारा अधिकरण है। कर्म तो इसमें ऐसे भी नहीं आया। बात समझ गई ना? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये तो वाक्य प्रयोग में आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वाक्य प्रयोग न दिया हो, केवल ऐसे दे दिया, रोना, हंसना, दौड़ना, ये हमारी क्रिया हैं। इनमें बताइए कि ये सकर्मक हैं कि अकर्मक। तो कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न कर देना है बस। क्या सोता है? आपने प्रश्न किया, क्या सोता है, किसको सोता है, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्या हंसता है, किसको हंसता है, कोई आंसर नहीं आ सकता। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, इससे भी कोई आंसर नहीं आ सकता। यानी इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जब उत्तर नहीं मिल रहा तो ये क्या है हमारा? मतलब कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसान है इस चीज को समझना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। तो सकर्मक और अकर्मक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हम लेते हैं सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। ये भी आजकल हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आ रहा है। तो हम जान लेते हैं सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी ऐसी क्रिया जो अपने साथ एक कर्म ले रही हो, और ऐसी क्रिया जो अपने साथ 2 कर्म ले रही हो। तो एक कर्म लेने वाली क्या कहलाएगी? एक कर्मक। और 2 कर्म लेने वाली क्या कहलाएगी? द्विकर्मक। इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं समझ में आ सकती। आप देख सकते हैं जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब पढ़ाया यहाँ पर जो क्रिया है अपने साथ अभी यहाँ पर फिलहाल एक कर्म ले रही है, पाठ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कर्मक कहलाएगी। दूसरा वाक्य लिया, शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो ये जो क्रिया है यहाँ पर इसने अपने साथ पहला कर्म लिया पाठ, दूसरा कर्म लिया बच्चों को, 2 कर्म आ गए। तो अब ये यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ गए बात को? तो एक क्रिया एक कर्मक भी हो सकती है और द्विकर्मक भी हो सकती है। इसमें कोई अलग अलग नहीं है। बस वो वाक्य किस तरह से बनाती है, जिस समय वो वाक्य में आएगी उसी समय में वो 2 सकर्मक के 2 प्रकार के रूप में आएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं जो ना समझ में आए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब दूसरा आधार आता है, अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद हमने 2 जाने। एक हमने जाना क्रियार्थक संज्ञा और दूसरा हमने प्रेरणार्थक संज्ञा का देखा था। तो सबसे पहले हम क्रियार्थक संज्ञा को पढ़ते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? अब ध्यान रखिएगा, अब ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे तो गलती हो सकती है, क्रियार्थक संज्ञा नहीं। क्रियार्थक मतलब क्रिया का अर्थ लिए संज्ञा। हम ये कह सकते हैं ऐसी क्रिया जो संज्ञा का रोल अदा करती है। समझ गए? परिभाषा क्या कहती है? जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करती है। ठीक है, जब कोई क्रिया किसी संज्ञा के स्थान पर आती है और वहां पर संज्ञा के जैसा व्यवहार करने लगती है, संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है जब, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो उदाहरण दिया है, फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है।
तो यहाँ पर जो ये खाना शब्द आया है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिया है, ठीक है। और ये क्रिया किस पे आई है, एक संज्ञा के स्थान पर आई है। तो यहाँ ये जो खाना शब्द है, ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। दूसरा वाक्य, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो यहाँ पर जो मरना शब्द है, ये हमारी जो क्रिया आई है, ये संज्ञा के जैसे काम कर रही है। तो ये क्रिया हमारी यानी मरना, और यहाँ पर ये खाना, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रियार्थक, क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से, हमें ये चीज़ पता चलती है। अब इसके लिए दूसरी ट्रिक हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य में क्रिया तो ऐसे ही अंत में होती है, लास्ट में, ये हमारी क्रिया है। अगर किसी वाक्य में क्रिया के स्थान पर ना आकर किसी दूसरे स्थान पर आ रही है और ना प्रत्यय के साथ आ रही है, ठीक है, किस प्रत्यय के साथ, ना प्रत्यय के साथ, तो वो क्रिया हमारी प्राय एकार क्रियार्थक संज्ञा ही होती है। ये बात इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। मान लो आपको इसका भाव समझ में ना आए तो आप ऐसे समझिएगा कि बस क्रिया का स्थान छोड़कर अन्य किसी स्थान पर अगर हमारी कोई क्रिया आ रही है और वो ना प्रत्यय के साथ आ रही है, तो वो अक्सर हमारी क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमारी क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाता है, किसी अन्य से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक। देखो नाम से याद रखना, प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने वाला, ठीक है। जब हम किसी को काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करवाना है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो इसीलिए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसे हम भाव से समझेंगे, जब हम वाक्य बनाते हैं वाक्य के भाव से। तो किस तरह से, अब ये जो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम इसमें देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब है कि एक बार प्रेरणा, और द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब है 2 बार प्रेरणा। अब कैसे एक बार प्रेरणा और कैसे 2 बार, अब उसको समझते हैं हम वाक्य लेकर। वाक्य हमारा दिया है, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। तो यहाँ पर जो क्रिया है, अब आप ये बताइए कि जो वाक्य दिया है कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, तो इसे जो भी बोलने वाला है वो कृष्ण से कह रहा है ना कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, ठीक है। तो यानी कहने वाला ये और कृष्ण ये, तो ये कहने वाला कृष्ण से कह रहा है एक प्रेरणा बांसुरी बजाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रेरणा ही आ रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से आपको भाव समझना है, जिस वाक्य के अंदर आपको काम किसी और दूसरे से करवाते हुए नजर आए और एक ही बार, ठीक है, जो वक्ता है वो सीधा उससे बात कर रहा है जो काम को करेगा। अब हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं इसकी पहचान के लिए कि जो धातु है उसमें हम आना या लाना ये जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर बजाना शब्द है, अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो धातु है वो क्या है, बज, ठीक है। बजना शब्द होता है ना, बजना, तो बजना में धातु अगर देखेंगे तो बज हो जाएगी, और इस धातु में क्या जुड़ा है, आना जुड़ा है, तो इससे ये बन गया बजाना, और ये क्या बन गई, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को समझते हैं। वाक्य कहता है कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। वाक्य एक ही लिया है हमने ताकि आपको अंतर समझ में आए। यहाँ पर क्रिया थी बजाना और यहाँ हो गई क्रिया बजवाना। तो अब देखिए इसी से अंतर हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर जो बोलने वाला है वो पहले किससे बोल रहा है, राधा से बोल रहा है, ये बोलने वाला, और ये बोल किससे रहा है, राधा से। तो प्रथम प्रेरणार्थक कि तुमको बांसुरी बजवानी है, किससे, कृष्ण से। तो अब राधा तो बजाएगी नहीं, तो ये कृष्ण को बोलेगी, तो दोबारा जब ये बोलेगी तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक। एक प्रेरणा कहने वाले से राधा के लिए यहाँ पर
और फिर राधा से कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर दो प्रेरणा आ गए, तो कहने का मतलब है इसके अंदर दो प्रेरणा हो गई, तो इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाई। अब हम यहाँ देख सकते हैं, हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक देखी कि धातु जो शब्द है हमारा, धातु शब्द के बाद अगर हम वाना प्रत्यय लगा देते हैं या वाना शब्द लगा देते हैं तो ये हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो धातु है हमारी वो क्या है, बज, और इसमें हमने क्या लगाया है, वाना, तो इससे हमारी जो क्रिया है वो क्या बन गई, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं और ये हमारी जो क्रिया है ये हमें समझ में आ जाती है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिया के बारे में जाना। क्रिया हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको एक क्लास में कंप्लीट करना मुश्किल होता है, लेकिन किसी चीज़ को हम जब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा जानी कि जब किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया में ही दूसरा रूप जो है जिसे हम धातु के नाम से जानते हैं वो क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, यानी क्रिया के अंदर प्रत्यय पहले से ही लगा होता है और अगर क्रिया के प्रत्यय को हटा दिया जाता है तो वो जो रूप आता है वो उसका धातु या क्रिया का मूल रूप कहलाता है। इसमें हम आते हैं कि क्रिया के प्रकार की हमने बात करी, तो हमने इसको कई प्रकार से बांटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर जब हम यहाँ क्रिया के भेद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक को। सकर्मक मतलब सकर्म, जिसके साथ कर्म साथ में आया हो। परिभाषा कहती है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब जब कर्म साथ में आया है तो प्रभाव तो किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। यानी कहने का मतलब वो क्रिया जो अपने साथ किसी न किसी कर्म को लेकर आती है क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से जाना। अकर्मक क्रिया में हमने जाना कि जहां पर जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक, अ माने नहीं, तो जो अपने साथ कर्म नहीं लेकर आती तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक। अब जब कर्म आया ही नहीं है तो प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा कर्ता पर पड़ेगा, तो परिभाषा भी फॉलो होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो क्रिया है वो अपने साथ किसी कर्म को नहीं लेकर आती है तो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने इसके बाद सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी जब किसी क्रिया में एक कर्म आता है तो वो क्रिया एक कर्मक कहलाती है और जब वो क्रिया दो कर्म साथ में लेके आती है तो द्विकर्मक कहलाती है। इसके बाद हम अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद जब करते हैं तो सबसे पहले हम क्रियार्थक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा के जैसा काम करने लगती है वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। हम इसे ट्रिक में देख सकते हैं कि क्रिया के स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर भी जब क्रिया न प्रत्यय के साथ लगी होती है तो प्राय वो हमारी क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया में हमने जाना कि जब कोई वक्ता किसी काम को करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से कहे तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है और यह दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें एक प्रथम प्रेरणा ही प्रवाहित हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई वक्ता सीधे सीधे काम करने वाले को बोल दे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वक्ता किसी दूसरे बंदे को बोले और वो दूसरा बंदा तब उस तीसरे बंदे को जो काम करेगा उसको बोले, तो प्रेरणा एक बार पहले दोनों के बीच में और फिर दूसरे से तीसरे के बीच में, तो दो बार प्रेरणा जाएगी तो इसलिए उसको द्वितीय प्रेरणार्थक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रिया के बारे में जाना और उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास में आपको कैसा लगा, क्या ये आपको चीज़ समझ में आई। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली क्लास में उसके विषय में और विस्तार से बता दूंगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए।